चलिए, हम जो चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट क्लास में, वो था सैलरी। सैलरी का हमने बेसिक पार्ट डिस्कस किया था कि इस सब को मिला करके ग्रॉस सैलरी बनती है और कैसे टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होती है। उसके बाद अभी मैंने आपको एक हैंडआउट भेजा है व्हाट्सएप पर, ज़रा उसको ओपन करते हैं। अभी एक हैंडआउट भेजा है व्हाट्सएप पर, उसको ओपन करिए, देखिए क्या लिखा है। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। पहला पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। बेटा कोई भी इनकम, हमें पता है इनकम के 5 हेड्स होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कोई भी इनकम किसी भी, हाँ जी अनुष्का क्या कह रहे हैं? राइट, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। राइट, किसी भी हेड की इनकम, क्या किसी भी हेड में टैक्स कर दें? क्या कैसा हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम हो और वो सैलरी में टैक्स कर दें? इज इट पॉसिबल? हो सकता था, पर सरकार ने क्या किया, हर हेड के साथ कुछ कंडीशंस अटैच कर दी हैं। आप ये कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तभी उस पर्टिकुलर हेड की इनकम उस हेड में टैक्स होती है, अदरवाइज टैक्स नहीं होती। तो यहाँ पर सैलरी हेड में एक ही बेसिक कंडीशन है और वो कंडीशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। तो ये बड़ा मैटर करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तभी जो आपको पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर से वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मिसिंग है तो सैलरी हेड में पैसा भी टैक्स नहीं होगा। जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है हर महीने, वो उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। जनता ने उनको चुन करके भेजा है, इसलिए उनको जो पैसा मिलता है वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्स होता है, सैलरी हेड में टैक्स नहीं होता। पर अगर कोई बन जाए कैबिनेट मिनिस्टर, रेलवे मंत्री है कोई, रेल मिनिस्टर है, क्या उसका एम्प्लॉयर है? यस। अब उसका एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब उसको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड में टैक्स होगी। राइट, समझ आ गया? इंश्योरेंस एजेंट है LIC का, उसको कमीशन मिलता है। वो जो कमीशन मिलता है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मिसिंग है, इसलिए वो सैलरी हेड में टैक्स नहीं होता, अदर सोर्सेज हेड में ही वो पैसा टैक्स होता है। एक एम्प्लॉई है मेरा, मेरी कंपनी में काम करता है और मैं सेल्स का काम करता हूँ, तो मैंने उसको कहा तुम्हें जो पैसा दूंगा 10,000 रुपये हर महीना दूंगा ही दूंगा, बेसिक सैलरी। उसके साथ में जितना प्रोडक्ट बेचोगे हर प्रोडक्ट पर 1,000 रुपये का कमीशन भी दूंगा। अब ये जो कमीशन है ये सैलरी हेड में टैक्स होगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का मतलब है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप। मास्टर एंड सर्वेंट में जो मालिक बोलेगा आपको काम वही करना है। राइट, तो ये बेसिक नेसेसिटी है कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्स करने के लिए। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? यस और नो? राइट, नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ, सरकार कहती है सरेंडर ऑफ सैलरी एज सच कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक कुछ नहीं होता। मतलब सरेंडर ऑफ सैलरी फुली टैक्सेबल। मतलब यहाँ आसपास मान लेते हैं एक ओल्ड एज होम है, मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मेरी सारी सैलरी वहाँ पर दान कर दीजिए, आप मुझे मत देना, वहाँ दान कर देना। तो मैंने अपनी सैलरी का क्या किया? सरेंडर कर दी। सरेंडर ऑफ सैलरी कोई कॉन्सेप्ट सरकार नहीं मानती। सरकार ने कहा आपने एक हाथ में पैसा लिया फिर दान दे दिया, हाथ में तो पैसा ले लिया तो पहले टैक्स लगेगा, जो बची हुई इनकम है उसको आप दान कर सकते हैं। तो सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब फुली टैक्सेबल है। राइट, नेक्स्ट पास है प्लेस ऑफ अक्रूवल। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ अक्रूवल। जहाँ बंदा अपनी सर्विसेज दे रहा है वो प्लेस ऑफ अप्रूवल माना जाता है। किसी बंदे की सैलरी मान लीजिए
एक मिस्टर एक्स हैं जो कनाडा में काम करते हैं और अमेरिका के बंदे हैं। तो अमेरिका का बंदा है, उसका अकाउंट वहीं उसकी कंट्री में है, उसकी कंपनी भी अमेरिका, किसी प्रोजेक्ट से वो कनाडा गया है, सारा पैसा सैलरी उसी के अकाउंट में, उसी की कंट्री में अमेरिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो कनाडा में रेंडर की गई हैं, तो इसलिए प्लेस ऑफ अप्रूवल जो है वो कनाडा माना जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट हैंड में जो टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी वो कनाडा में होगी, अमेरिका में नहीं होगी, क्योंकि प्लेस ऑफ अप्रूवल कनाडा है। वो इंडियन इनकम के रूल्स है, इसीलिए मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया ये अमेरिका और कनाडा वाला है, इसमें इंडियन बीच में नहीं है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, प्लेस ऑफ अप्रूवल। प्लेस ऑफ अप्रूवल बेटा जहाँ पर बेसिकली सर्विसेज रेंडर की गई हैं, सर्विसेज दी गई हैं, प्लेस ऑफ अप्रूवल उसको माना जाता है। तो प्लेस ऑफ अप्रूवल इस केस में कौन सा होगा, जहाँ सर्विसेज दी गई हैं, दैट इज कनाडा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी क्या होता है? मिस्टर एक्स कहीं एबीसी कंपनी में जॉब करते हैं और इनकी जो टोटल सैलरी है, टोटल इनकम है वो 10 लाख है पर एनम। 10 लाख पे अगर हम टैक्स निकालें तो कितना बनता है? पहला 2.5 लाख निल, अगला 2.5 लाख 5% 12,500 और अगला 5 लाख 20% के हिसाब से 1 लाख प्लस EC SHEC लगभग टैक्स बनता है 1,15,000 रुपये का। एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये जो 1,15,000 रुपये है ये कंपनी बियर करेगी और बंदे को जो 10,000 मिलेगा, 10 लाख रुपया 1 साल का मिलेगा, ये टैक्स फ्री सैलरी। तो एम्प्लॉयर की तरफ से ये 10 लाख मिला, ये क्या है? टैक्स फ्री सैलरी। बात समझ आ गई? यस और नो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है इस पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपको एम्प्लॉयर ने कितना पैसा दिया? 10 लाख। आपकी जो जिम्मेदारी थी, जो आपके एम्प्लॉयर ने उठा ली, वो कितनी? बोला जी 1,15,000। ये भी इनकम में जोड़ो और आपकी इनकम हो गई 11,15,000 मानी जाएगी। आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 11,15,000 रुपये। अब इसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? टैक्स दोबारा कैलकुलेट करते हैं। पहले 2.5 लाख पर टैक्स निल है, अगला 2.5 लाख पर टैक्स 5% के हिसाब से 12,500, अगले 5 लाख पर 20% के हिसाब से 1 लाख और बैलेंस बचा 1,15,000। 30% का टैक्स लगेगा 34,500। टैक्स कितना बनेगा? 34,500। इस सबको टोटल करिए तो लगभग जो टैक्स बन जाता है वो बनता है 1,47,000 प्लस EC HSEC, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास का टैक्स बन जाता है। तो अब टैक्स कितना बन रहा है? 1.5 लाख का टैक्स बन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं इस 1.5 लाख में से 1.15 लाख हमें मिल गया है, बैलेंस जो बचा 35,000 का आप वो टैक्स और जमा करा दें। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है किसी को? जी, किसी को कोई डाउट है बेटा? राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। नेक्स्ट इज फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। एक बंदा अपनी सैलरी को, सॉरी मैंने आपको सरेंडर ऑफ सैलरी जो बताया, वो सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के तहत हो जाता है। जो आपको ओल्ड एज होम का जो एग्जाम्पल दिया वो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है। वो क्या है? तो अगर मान लीजिए जैसे पर्सन है अन्ना हजारे, हालांकि कोई पर्सन नहीं होगा जो कहे जी मुझे तनख्वाह दे दो और टैक्स मत करो। लाइक अन्ना हजारे ने कहा गवर्नमेंट को, जी मैं नौकरी तो करूंगा पर 1 रुपया ना आपसे लूंगा ना कहीं दान करूंगा, आप अपने पास ही रखिए, ड्यू भी मत कीजिए।
सरेंडर कर दी है उन्होंने सैलरी, तो ये सरेंडर ऑफ सैलरी फुली एग्जम्प्ट है। पर अगर मैं कहूँ मेरा पैसा दान कर दीजिए कहीं, ये फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है और फुली टैक्सेबल, और फुली टैक्सेबल है ये फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। नेक्स्ट इज सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस टू इट्स एम्प्लॉयज हु आर सर्विंग इन इंडिया। तो अगर मिस्टर एक्स हैं, वो अमेरिका के बंदे हैं और इंडिया में काम कर रहे हैं, तो टैक्स लायबिलिटी अराइज कहाँ होगी? टैक्स लायबिलिटी कहाँ अराइज होगी इस केस में? इंडिया में अराइज होगी, क्योंकि प्लेस ऑफ अप्रूवल क्या है? इंडिया है। बेसिक टैक्स लायबिलिटी जहाँ सर्विसेज रेंडर की गई हैं वहाँ बनती है, वो प्लेस इंडिया है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कंप्यूट सैलरी इन दी ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है? देखिए कैसे सैलरी कैलकुलेट की जाती है ग्रेड सिस्टम। मान लेते हैं कोई एडवर्टीजमेंट निकली है किसी जॉब के लिए, और वहाँ पर लिखा है आपको ग्रेड पे ये देंगे कितना, 16,200, 16,800, 18,800, ये लिखा है कि ग्रेड पे आपका इतना होगा। 16,200, 16,800, 18,800। इस ग्रेड पे का, इस सैलरी का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेशंस होंगी? आज डेट हो गई, क्या डेट हो गई? मान लेते हैं 1 जनवरी 2001 को इस बंदे की ज्वाइनिंग हुई है, तो सैलरी होगी 16,000। अगले साल 1 जनवरी 2002 आएगा, फिर 1 जनवरी 2003 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये सब हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी की, राइट, 1 जनवरी। तो बेटा अभी 16,000 सैलरी है, अगले साल जो इसकी सैलरी होगी वो 16,200 रुपया होगी, उससे अगले साल 16,400 होगी, उससे अगले साल 16,600 होगी, फिर 16,800 होगी। जब 800 सैलरी पहुंच जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट 400 रुपये का लगेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट 400 रुपये का लगेगा, और 17,200 सैलरी होगी, फिर 17,600 होगी, 18,000 पूरी होगी, 18,400 होगी, 18,800 होगी, और उसके बाद 18,800 ही रहेगी। उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, पूरी जिंदगी अब 18,800 ही आपकी सैलरी चलेगी। तो ग्रेड पे 16,200, 16,800, 400, 18,800, इसका मतलब आपकी सैलरी जिस दिन ज्वाइन करोगे 16,000 से शुरू होगी, हर साल 200 रुपया बढ़ेगा जब तक आपकी सैलरी 16,800 नहीं हो जाती। जब 16,800 हो जाएगी तो 400 रुपये का हर साल इंक्रीमेंट होगा जब तक आपकी सैलरी 18,800 नहीं हो जाती। और जब 18,800 हो जाएगी उसके बाद आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। योग, अनुष्का, जसवीन, कोई डाउट बेटा? राइट, नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं सैलरी। लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे सैलरी चैप्टर में काम आएगा। सैलरी इज taxable either on due basis or on received basis, or on received basis, comma
whichever is earlier, whichever is earlier। तो यहाँ लिखा है हमने सैलरी इज टैक्सेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव्ड बेसिस whichever is earlier। तो इसका मतलब या तो ड्यू या रिसीव जो पहले होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अभी एक मंथ चल रहा है सितंबर, जैसे ही सितंबर की नॉर्मली 30 तारीख आएगी, 30 दिन किसी एम्प्लॉय ने काम कर लिया, उसका एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा पैसा देने के लिए, तो सैलरी ड्यू हो जाएगी। सैलरी क्या होगी? ड्यू हो जाएगी। पर एम्प्लॉयर कब तनख्वाह देता है? अगले महीने की 7 तारीख को हर बार यही करता है। तो जनवरी महीने की सैलरी 7 फरवरी को देगा एम्प्लॉयर। अक्टूबर की सैलरी 7 नवंबर को देंगे। तो नॉर्मली अगर ऐसा चल रहा है तो बेटा अगर मैं कहूँ ड्यू कब हुई सैलरी, ड्यू हो गई सितंबर की सैलरी कब ड्यू हुई? 30 सितंबर को। पर रिसीव कब हुई? 7 अक्टूबर को। अब ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, सैलरी इज टैक्सेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू क्या है? 30 सितंबर, और ऑन रिसीव्ड बेसिस, रिसीव कब हुआ? 7 अक्टूबर को, whichever is earlier, whichever is। तो इसका मतलब 30 सितंबर को ही सैलरी ड्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? सैलरी कब ड्यू होगी? 30 सितंबर को ही टैक्स हो जाएगी सैलरी। कहानी समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ एक और। मिस्टर एक्स हैं, अभी मंथ चल रहा है सितंबर, और उनके घर में, उनमें के फैमिली में उनके बच्चे की शादी है, मैरिज है। उसने एम्प्लॉयर से कहा कि 6 महीने की सैलरी एडवांस में ही दे दीजिए, 6 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए। सितंबर तो आप भूल ही जाइए, महीना एंड होने वाला है। अक्टूबर की सैलरी, नवंबर की सैलरी, दिसंबर, जन, फरवरी और मार्च, इन 6 महीनों की सैलरी उनको सितंबर में ही चाहिए। तो ड्यू कब होगी? सितंबर की सैलरी, अक्टूबर की सैलरी ड्यू होगी 7 नवंबर को, सॉरी अक्टूबर की सैलरी ड्यू होगी 31 अक्टूबर को, नवंबर की 30 नवंबर, दिसंबर की दिसंबर में, जैन की जैन, फैब की फैब, मार्च की मार्च में ड्यू होगी। पर रिसीव कब हो गई? सितंबर में, तो टैक्स सितंबर में ही लगेगा। तो ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ये पार्ट? अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier से होता क्या है ये देखिए। ड्यू और रिसीव्ड, अच्छा अब अगर मैं आपसे रियल लाइफ में बात करूं, नॉर्मली सैलरी, इसका मतलब टैक्स कब होगी? ड्यू बेसिस पे या रिसीव बेसिस पे? नॉर्मली टैक्स होगी ड्यू बेसिस पे, क्योंकि रिसीव तो हमेशा बाद में ही होता है। नॉर्मली रिसीव हमेशा बाद में ही होता है। तो इसका मतलब सैलरी जो टैक्स होती है वो ड्यू बेसिस पर ही टैक्स हो जाती है। सैलरी कब टैक्स होती है जी? ड्यू बेसिस पर ही सैलरी टैक्स हो जाती है। अब सैलरी ड्यू कब होती है ये क्वेश्चन है बेटा। ड्यू जो होती है सैलरी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो जिस महीने काम किया उस महीने के आखिरी दिन आपकी सैलरी ड्यू कर दी जाती है और एम्प्लॉयर लायबल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती है नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती है नहीं, ड्यू होगा फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाँ जी बेटा बोलो। एक बार ये वाला एग्जाम का स्टार्टिंग से बता दो। कौन सा वाला बेटा? जो आपको मैरिज वाला बता रहे बेटा अगर सैलरी एडवांस में ले ली 6 महीने की, तो सैलरी एडवांस बेसिस पर टैक्स होगी, क्योंकि सैलरी टैक्सेबल का लॉजिक होता है ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier। तो किसी ने सैलरी एडवांस ली है तो एडवांस मतलब रिसीव पहले हो गया तो टैक्स हो जाएगा।
ये था कॉन्सेप्ट, राइट? इज दिस पार्ट क्लियर? Yes. राइट। अब ड्यू कब होती है सैलरी, ये क्वेश्चन। बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सैलरी को ड्यू करती हैं उसी महीने के आखिरी दिन पर, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू करती हैं सैलरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब सितंबर की सैलरी कब ड्यू होगी? 1 अक्टूबर को ड्यू होगी। नॉर्मली टैक्स किस बेस पे होता है? ड्यू और रिसीव? ड्यू बेसिस पे, क्योंकि हमेशा पैसा बाद में मिलता है, रिसीव बाद में होता है, ड्यू पहले हो जाता है। तो नॉर्मली सभी सैलरी टैक्स होती है ड्यू बेसिस पर। अब ड्यू के भी 2 मेथड हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू करती हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको ड्यू करती हैं फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर मैं बात करूं अप्रैल की, बेटा अप्रैल की सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल में ही, यस और नो? मई की सैलरी ड्यू कब होगी? मई में। तो जून की सैलरी कब ड्यू होगी? जून में। सिमिलरली फैब की सैलरी कब ड्यू होगी? फैब में। और मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी? मार्च में ही। तो जहां पर ये कॉन्सेप्ट है, आप जो टैक्सेबिलिटी करते हैं वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक करते हैं। कहां से कहां तक करते हैं? अप्रैल से मार्च तक की सैलरी टैक्स करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है, और ये 12 मंथ्स कैलकुलेट हो जाता है। ये सब इसमें कोई डाउट तो नहीं? सैलरी टैक्स कब होती है? ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्ली। तो अगर अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही ड्यू हो गई, मई की मई में, जून की जून में, तो दिक्कत ही कहाँ है? तो भाई अप्रैल से लेकर के मार्च तक की सैलरी सिंपल सा टैक्स हो जाएगी, कुछ दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कहाँ है ये देखिए। फैब की सैलरी ड्यू कब होगी? 1 मार्च को, यस और नो? और जो अभी मार्च गया उसकी सैलरी कब ड्यू होगी? 1 अप्रैल को। अप्रैल की सैलरी कब ड्यू होगी? 1 जून को। सिमिलरली फैब की सैलरी कब ड्यू होगी? 1 मार्च को। तो बेटा जो हमारा ईयर चलता है वो तो अप्रैल से मार्च तक चलता है। ड्यू ये रहा, तो इसका मतलब जो सैलरी टैक्स हुई वो मार्च से फैब की सैलरी टैक्स हो गई। तो इस केस में कितने महीने हो गए? दोबारा से 12 महीने, पर कब से कब तक के लिए? मार्च से फैब तक के लिए। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जहां मेरी सैलरी रियलिटी में ड्यू ही अगले महीने की पहली डेट को होती है। तो जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देता हूं, अपनी सारी सैलरी डिडक्शंस जो कैलकुलेट करता हूं, वो 1 मार्च से 28, 29 फैब की जो सैलरी होती है वो कैलकुलेशंस में करता हूँ, क्योंकि मेरी मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को ड्यू होती है और अप्रैल वाली ही टैक्स होनी चाहिए जिस दिन ड्यू होगा। तो इसका मतलब रियलिटी में वो सैलरी कब की है? मार्च की। तो मार्च से कहाँ तक जाएगी? फैब तक। क्लियर है जी? यस, कोई डाउट है बेटा किसी को? राइट, कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इस केस में सैलरी जो टैक्स होती है वो अप्रैल टू मार्च होती है, इस केस में जो सैलरी टैक्स होती है वो मार्च टू फैब होती है, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या माने? तो इसमें आसान प्रोविजन कौन सा है? अप्रैल टू मार्च। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कब टैक्स करनी है, तो हम हमेशा यही मानते हैं कि अप्रैल टू मार्च ही टैक्स होती है। तो अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तब तक हमारा एजम्पशन रहता है इस मंथ के इसी लास्ट डे पर ही सैलरी ड्यू हो जाती है। तो कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। नेक्स्ट है
एंटरटेनमेंट अलाउंस, हम पहले डिडक्शन से डिस्कस कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है 16(2) में, राइट। और फिर हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक प्रोफेशनल टैक्स, और ये होता है 16(3) में। पहला होता है 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है बेटा, जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से सीधा 50,000 आप माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 16(1)(a) सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। टैक्सेबल सैलरी, नेट सैलरी, इनकम अंडर सैलरी फिर आपकी आ जाएगी। ये 50,000 की मैक्सिमम लिमिट होती है, फिक्स नहीं है, मैक्सिमम 50 है। मतलब अगर किसी की ग्रॉस सैलरी ही 38,000 हो, किसी की ग्रॉस सैलरी 38,000, क्या उसको ये डिडक्शन 50,000 मिल सकती है? नहीं, क्योंकि इनकम नेगेटिव हो जाएगी और सैलरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा? 38,000 का। मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। पहला खत्म हो गया। दूसरा डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है खातिरदारी अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है खातिरदारी अलाउंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उसको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। उसको कंपनी की तरफ से 4,000-5,000 रुपये महीना दिया जाता है कि भैया आपके यहाँ कोई आ जाए आपसे मिलने के लिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है वो उस कंपनी का, तो चाय पानी पिला देना, ये 5,000 रुपये महीना रखो। आप चाहे 3,000 खर्च करो, चाहे 8,000 करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको फिक्स्ड 5,000-6,000 रुपये महीना देंगे। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं, खातिरदारी अलाउंस। जब वो मिलता है तो हमारी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाता है। अगर वो मिलता है तो ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाता है और बाद में उसका डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 16(2) में। तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? ये पार्ट मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन तीन में से जो मिनिमम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, जो आपको मिला या तो वो। दूसरा पार्ट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जितनी बेसिक सैलरी है उसका 20%। या तीसरा पार्ट मैक्सिमम लिमिट जो आपको डिडक्शन की है वो 5,000 रुपया है। एक साल में कितना माफ होगा मैक्सिमम? 5,000 रुपया। इन तीन में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(2) में। क्लियर है? यस और नो? अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी है, ये देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन राइज होता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है। बेटा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एक वो एम्प्लॉय जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक वो एम्प्लॉय जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। दूसरे वो एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तीसरे वो एम्प्लॉय जो लोकल अथॉरिटी में काम करते हैं, जैसे MCD में, वो भी तो सरकारी नौकरी पर है। लास्टली चौथे वो एम्प्लॉय जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में